ये घटना साल 1998 की है। उत्तर प्रदेश के एक बेहद छोटे और लगभग कटे कटे से कस्बे में रहने वाला सुरेश एक ट्रक ड्राइवर था। उस समय उसकी उम्र करीब 35 साल रही होगी। रोजगार के लिए सुरेश दिल्ली से लखनऊ के बीच ट्रक चलाता था और कपड़े व दूसरी चीजों का माल ढोता था। हफ्ते में 3-4 बार उसका आना जाना उसी हाईवे से होता था। इतने सालों में वो रास्ता उसे इस कदर याद हो गया था कि आंखें बंद करके भी हर मोड़, हर ढाबा, हर पेट्रोल पंप पहचान ले। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसे वो आज तक ठीक से समझ नहीं पाया। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा किस्सा को जरूर सब्सक्राइब करें। उस रात करीब 11 बजे का समय था। सुरेश अपना ट्रक दिल्ली से लखनऊ की ओर ले जा रहा था। ट्रक में कपड़ों का माल भरा हुआ था जिसे सुबह तक पहुंचाना जरूरी था। वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका हेल्पर पप्पू था जो बगल वाली सीट पर सो रहा था। लंबा रास्ता होने की वजह से साथ में किसी का होना जरूरी भी था। पप्पू करीब 22-23 साल का था और कुछ ही महीनों पहले काम पर लगा था। उस दौर में, खासकर 1998 में, रात के समय सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता था। हाईवे काफी सुनसान रहता था। कभी कभार कोई ट्रक या बस निकल जाती थी, लेकिन निजी गाड़ियां तो बहुत ही कम दिखती थीं। सुरेश लगातार 1.5 घंटे से ट्रक चला रहा था कि उसे अचानक भूख लगने लगी। ऊपर से हल्की सी नींद भी आने लगी थी। उसने पप्पू को आवाज दी, यार कुछ खाने का मन कर रहा है और चाय भी पी लेनी चाहिए, जरा उठ। पप्पू नींद में ही करवट बदलते हुए उठा। तभी उसकी नजर सामने सड़क के किनारे दिखाई दे रही एक धुंधली सी रोशनी पर पड़ी। दूर से साफ लग रहा था कि कहीं कोई ढाबा है। मन में थोड़ी राहत हुई कि चलो, सही समय पर रुकने की जगह मिल गई। सुरेश ने ट्रक साइड में लगाया और दोनों नीचे उतर आए। सामने एक छोटा सा ढाबा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाईवे पर अक्सर होते हैं। थोड़ा टूटा फूटा, साधारण सा। बाहर 2-4 पुरानी चारपाइयां पड़ी थीं। एक तरफ चूल्हा जल रहा था और अंदर एक छोटा सा काउंटर था। काउंटर पर बिस्कुट के पैकेट, कांच के जार और कुछ छोटी मोटी खाने की चीजें रखी थीं। चाय के गिलास करीने से सजे थे। ढाबे के अंदर काउंटर के पीछे एक आदमी बैठा था जिसकी उम्र करीब 50-55 साल रही होगी। उसके अलावा पूरे ढाबे पर और कोई इंसान नहीं था। उस सुनसान रात में उस ढाबे की पीली रोशनी और वहां बैठे उस आदमी को देखकर सुरेश के मन में एक अजीब सा एहसास जरूर हुआ। लेकिन उस वक्त उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें वहां बस वही एक आदमी दिखाई दे रहा था। उसने साधारण सी धोती कुर्ता पहन रखी थी और उसकी सफेद दाढ़ी चेहरे पर अजीब सी गंभीरता लिए हुए थी। सुरेश आगे बढ़ा और बोला, भाई साहब, खाना मिलेगा क्या? वो आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने शांत आवाज में कहा, हां बेटा, बिल्कुल मिलेगा, बाहर बैठ जाओ। सुरेश और पप्पू बाहर पड़ी चारपाइयों पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने बाहर से ही पूछा, क्या खाओगे? सुरेश ने कहा, बस 2 रोटी, दाल सब्जी ले आओ और आखिर में चाय। वो बूढ़ा आदमी सिर हिलाकर अंदर चला गया और चूल्हे पर खाना बनाने लगा। इंतजार करते हुए सुरेश ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूरा ढाबा बिल्कुल सुनसान था। उनके अलावा वहां कोई और ग्राहक नहीं था। वैसे रात का वक्त था, इसलिए उसने इसे ज्यादा अजीब नहीं माना। मन ही मन उसने सोचा कि इतनी रात को भला कौन रुकेगा। तभी पप्पू ने धीरे से पूछा, भैया, आपने ये ढाबा पहले कभी देखा है? सुरेश कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, नहीं यार, मैं तो पिछले 10 साल से इसी रास्ते पर चल रहा हूं, लेकिन यह जगह याद नहीं आ रही। पप्पू ने कंधे उचका दिए, शायद नया खुला होगा। कुछ ही देर में वो आदमी खाना लेकर आ गया। 2 प्लेटें थीं जिनमें रोटी, दाल और सब्जी थी और साथ में 2 गिलास गरम चाय।
खाना बेहद स्वादिष्ट था, बिल्कुल घर के बने खाने जैसा। हर चीज न पीतुली, न ज्यादा मसालेदार, न फीकी। सफर की थकान जैसे हर निवाले के साथ कम होती जा रही थी। खाते खाते सुरेश ने बात छेड़ी, काका, आप कब से यहां ढाबा चला रहे हो? बूढ़े आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत समय हो गया बेटा, बहुत समय। सुरेश ने फिर पूछा, और परिवार? वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अब कोई नहीं है। यह सुनकर सुरेश को उस बूढ़े पर तरस आ गया कि इस उम्र में सुनसान हाईवे पर अकेले ढाबा चला रहा है और उसके पास कोई अपना नहीं है। उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। दोनों ने चुपचाप खाना खत्म किया, चाय पी। उठते वक्त सुरेश ने पूछा, काका, कितने पैसे हुए? वो आदमी हाथ हिलाकर बोला, कुछ नहीं बेटा, जाओ, सफर अच्छा हो। सुरेश चौंक गया। अरे ऐसा कैसे? पैसे तो लेने ही होंगे। बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, तुम जैसे थके हारे मुसाफिर ही तो यहां आते हैं, मैं पैसे नहीं लेता। सुरेश के मन में उस आदमी के लिए इज्जत और बढ़ गई। उसे लगा शायद ये कोई नेक इंसान है जो अकेले रहते हुए भी दूसरों की मदद को अपना धर्म समझता है। उसने बस इतना कहा, काका, आप बहुत अच्छे हो, भगवान आपका भला करे। वो आदमी मुस्कुराया लेकिन कुछ बोला नहीं। इसके बाद सुरेश और पप्पू वापस ट्रक में बैठे और सफर पर निकल पड़े। अगली सुबह वे लखनऊ पहुंचे, माल उतारा और सुरेश एक होटल में जाकर नहाया धोया। फ्रेश होकर जब वो वहीं होटल में नाश्ता कर रहा था, तभी 2-3 और ट्रक ड्राइवर वहां आ गए। सब एक दूसरे को पहचानते थे। हंसी मजाक और आम बातचीत शुरू हो गई। उन्हीं ड्राइवरों में एक था हरिप्रसाद। उसने सुरेश से हंसते हुए पूछा, अरे सुरेश, तू कब पहुंचा? सुरेश ने जवाब दिया, आज सुबह ही आया हूं। हरिप्रसाद ने तुरंत अगला सवाल दाग दिया, तो रास्ते में कहां रुका था? मैं भी उसी रूट से आया हूं, कहीं दिखा नहीं तू। सुरेश ने आराम से बताया, यार, एक नए ढाबे पर रुका था। खाना तो इतना बढ़िया था कि मजा आ गया, ऊपर से काका ने पैसे तक नहीं लिए। यह सुनते ही हरिप्रसाद जोर से हंस पड़ा। कौन सा ढाबा भाई? मुझे तो उस रूट का एक एक कोना पता है, ऐसा कोई ढाबा मेरी नजर में नहीं है। सुरेश ने उसे बिल्कुल सही जगह बताई। वही किलोमीटर स्टोन, वही मोड़। हरिप्रसाद का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। क्या? वहां तो कोई ढाबा है ही नहीं। अगला ढाबा तो पूरे 150 किलोमीटर आगे है, गुप्ता ढाबा। उसके पहले तो सब सुनसान इलाका है। सुरेश थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं यार, तूने ध्यान नहीं दिया होगा। छोटा सा ढाबा है, काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी बैठता है, सफेद दाढ़ी। अब वहीं बैठे दूसरे ड्राइवर माधव ने भी बात काटी। सुरेश, रात का वक्त था, अंधेरा था, तू कहीं और तो नहीं रुक गया? सुरेश झुंझला गया। अरे नहीं भाई, मैं अकेला नहीं था, पप्पू भी मेरे साथ था। पप्पू ने तुरंत हामी भरी। हरिप्रसाद ने कंधे उचका दिए। ठीक है, हो सकता है नया ढाबा खुला हो। और यहीं से सुरेश के मन में शक बैठ गया। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा किस्सा को जरूर सब्सक्राइब करें। ये सब पुराने ड्राइवर थे, सालों से इसी रास्ते पर चलते आ रहे थे। अगर सच में कोई ढाबा होता तो उन्हें पता जरूर होता। 3 दिन बाद सुरेश खाली ट्रक लेकर वापस दिल्ली की ओर निकला। इस बार भी पप्पू उसके साथ था। रास्ते में चलते हुए सुरेश के दिमाग में वही ढाबा घूम रहा था। उसने तय किया कि इस बार उसी जगह रुककर देखेगा। रात गहराने लगी। घड़ी ने 12 बजा दिए। किलोमीटर स्टोन गिनते गिनते जब वो उसी जगह पहुंचा जहां ढाबा होना चाहिए था, तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। वहां कुछ भी नहीं था। न ढाबा, न चारपाई, न चूल्हा,
सिर्फ खाली जमीन, थोड़ी सी झाड़ियां और घुप अंधेरा। पप्पू भी ट्रक से उतरकर इधर उधर देखने लगा। भैया, ढाबा तो यहीं था ना? सुरेश ने बिना जवाब दिए चारों तरफ नजर दौड़ाई। सड़क के किनारे कहीं कोई निशान तक नहीं था, जैसे वहां कभी कुछ रहा ही ना हो। दोनों कुछ देर तक आगे पीछे घूमते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार सुरेश ने भारी आवाज में कहा, चलो, शायद हम कहीं और रुके होंगे। याददाश्त में गड़बड़ हो गई होगी। ये बात उसने पप्पू को समझाने के लिए कही, लेकिन खुद उसका दिल नहीं मान रहा था। उसने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। दिल्ली पहुंचने के बाद राजेश से रहा नहीं गया, तो वह अपने एक पुराने दोस्त हरिराम से मिलने चला गया। हरिराम भी पहले ट्रक चलाया करता था, लेकिन अब रिटायर हो चुका था और ज्यादातर घर पर ही रहता था। राजेश ने उसे पूरी बात बता दी। ढाबा, बूढ़ा काका, बिना पैसे का खाना और फिर उसी जगह ढाबे का गायब हो जाना। हरिराम चुपचाप सुनता रहा, बिना कोई सवाल पूछे। जब राजेश की बात खत्म हुई तो हरिराम ने धीरे से पूछा, राजेश, तू सच में उसी ढाबे पर रुका था? राजेश ने कहा, हां काका, बिल्कुल, लेकिन अब वो ढाबा कहीं दिखाई ही नहीं देता। इतना सुनते ही हरिराम की आंखों में अजीब सी नमी आ गई। उसने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, वो ढाबा अब इस दुनिया में नहीं है। राजेश चौंक गया। ये आप क्या कह रहे हो? तब हरिराम ने कहा कि करीब 15-20 साल पहले उस जगह पर एक ढाबा हुआ करता था, जिसके मालिक थे रामदीन काका। बहुत नेक इंसान थे। ट्रक ड्राइवरों से प्यार से बात करते थे। कई बार गरीब और थके हुए ड्राइवरों से पैसे भी नहीं लेते थे। उनका एक बेटा और बहू भी थे जो उनके साथ मिलकर ढाबा चलाते थे। हरिराम ने आगे बताया कि यह बात 1985 की है। एक रात कुछ बदमाश वहां आए, लूटपाट की और भागने लगे। रामदीन काका ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन बदमाशों ने काका, उनके बेटे और बहू तीनों की हत्या कर दी। अगली सुबह तीनों की लाशें वहीं मिली। उसके बाद ढाबा हमेशा के लिए बंद हो गया। कोई बचा नहीं था और धीरे धीरे वो जगह उजड़ गई। ये सब सुनकर राजेश ने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर मैंने जो देखा वो क्या था? हरिराम ने सिर हिलाया और बोला, बेटा, तू अकेला नहीं है। पिछले कई सालों में कई ड्राइवरों ने रात के वक्त उस ढाबे को देखा है, खासकर तब जब वो बहुत थके और भूखे होते हैं। कुछ देर के लिए रामदीन काका का ढाबा फिर से दिखाई देता है। राजेश को यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन काका, सब कुछ इतना असली लग रहा था। खाना, चाय, वो आदमी, सब कुछ। हरिराम ने शांति से कहा, लगा होगा असली, पर था नहीं। जरा सोच, अगली सुबह तुझे तेज भूख नहीं लगी थी क्या? राजेश ने ध्यान लगाया और उसे याद आया कि सच में अगली सुबह उसे बहुत जल्दी भूख लग गई थी, जैसे उसने रात को कुछ खाया ही ना हो। हरिराम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, डरने की कोई बात नहीं है बेटा। रामदीन काका बुरी आत्मा नहीं है। वो आज भी वही कर रहे हैं जो जिंदगी में करते थे, भूखे मुसाफिरों की मदद। अगर वो बुरे होते तो तू आज यहां खड़ा नहीं होता। उस दिन के बाद राजेश के मन में बहुत से सवाल थे। कुछ के जवाब मिल चुके थे और कुछ शायद कभी नहीं मिलेंगे। आज राजेश बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसने सालों तक ट्रक चलाया। उस घटना के बाद भी वह कई बार उसी रास्ते से गुजरा, उस जगह पर रुका, इधर उधर देखा, लेकिन न तो ढाबा दिखा, न रामदीन काका। अब उसे उस जगह से डर नहीं लगता, बल्कि जब भी वहां से गुजरता है उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती है। शायद इसलिए क्योंकि वह जान चुका है कि कुछ लोग इस दुनिया से जाने के बाद भी अपना फर्ज निभाते रहते हैं। और आज भी कहीं ना कहीं NH-19 पर रामदीन काका भूखे मुसाफिरों की सेवा कर रहे हैं। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।
हमारे चैनल पर ऐसी और भी कहानियां मौजूद हैं, उनको भी जरूर सुनें और चैनल कथा किस्सा को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और इंटरेस्टिंग कहानियां मिस ना हो। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए कथा किस्सा।